हेलो। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ पढ़ते रहना ही काफी नहीं होता। असली खेल तो छिपा होता है परीक्षा के पैटर्न में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम हाल ही में हुए दिल्ली पुलिस के पेपर को डिकोड करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल हमें असल में क्या बता रहे हैं। तो सवाल ये है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या सिर्फ रट्टा मारना काफी है? बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना होगा कि जो पेपर सेट कर रहा है वो सोच क्या रहा है, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं बल्कि आपके सोचने का तरीका भी टेस्ट करते हैं। आज का ये एनालिसिस एक तरह से आपके लिए एक रोड मैप है जो बताएगा कि तैयारी को सही दिशा कैसे देनी है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं। हर सवाल आप समझिए एक क्लू है जो हमें पूरी पिक्चर की तरफ ले जाएगा। और शुरुआत हम करेंगे एक ऐसे मैदान से जहां जोश और सम्मान दोनों ही दांव पर लगे होते हैं। तो हमारा पहला स्टॉप है खेल और ओलंपिक की दुनिया। देखिए, इस एग्जाम ने एक बात तो साफ कर दी है कि स्पोर्ट्स अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, ये नेशनल प्राइड का सवाल है। और शायद इसीलिए इसके इतिहास और आज की अचीवमेंट्स पर इतना फोकस किया गया है। तो पहला ही सवाल हमें सीधा हिस्ट्री में ले जाता है। बात हो रही है 1951 की, जब पहले एशियन गेम्स हुए थे। सवाल ये था कि मेजबान होने के नाते भारत का प्रदर्शन कैसा रहा था। और जवाब है दूसरा स्थान, 15 गोल्ड मेडल के साथ कुल 51 मेडल। जरा सोचिए, पहले ही अटेम्प्ट में, वो भी अपने घर में, कितनी जबरदस्त शुरुआत थी ये। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरा सफर है। 1951 में इतनी शानदार शुरुआत हुई, उसके बाद 1982 में भारत ने फिर से इन खेलों को होस्ट किया और ये सफर 2023 में अपने पीक पर पहुंचा जब भारत ने 107 मेडल का वो हिस्टोरिक आंकड़ा पार किया। ये टाइमलाइन अपने आप में भारत की बढ़ती स्पोर्ट्स पावर की पूरी कहानी कहती है। अच्छा, अब इंडिया से निकलकर थोड़ा ग्लोबल स्टेज पे चलते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा गया कि ओलंपिक्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स किसके नाम हैं? जवाब सिर्फ एक है और वो नाम है महान स्विमर माइकल फेल्प्स। अगर हम पिछले कुछ ओलंपिक्स को देखें तो एक क्लियर ट्रेंड दिखाई देता है। 2016 के रियो ओलंपिक्स में हमें 2 मेडल मिले, लेकिन फिर आया 2021 का टोक्यो ओलंपिक्स, जहां एक जबरदस्त जंप देखने को मिला और भारत ने 7 मेडल जीते, जो हमारा अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। और पेरिस 2024 में 6 मेडल के साथ ये परफॉर्मेंस मजबूत बना रहा। ये क्या दिखाता है? यही कि भारत अब ओलंपिक्स में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला देश बन रहा है। देखिए, खेल के मैदान के अपने नियम होते हैं और देश को चलाने के भी। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी रूल बुक की, यानी हमारे संविधान की, और इसके कुछ ऐसे ट्रिकी सवालों को समझते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप कह सकते हैं एक फेवरेट हिस्सा होते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो कॉन्स्टिट्यूशन की ऊपरी नॉलेज नहीं बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। सवाल ये है कि अगर कोई स्टेट सेंटर के दिए गए डायरेक्शंस को इग्नोर कर दे तो प्रेसिडेंट्स रूल कैसे लगाया जा सकता है। मजे की बात यह है कि इसका जवाब किसी एक आर्टिकल में नहीं है बल्कि 2 आर्टिकल्स के कनेक्शन में छिपा है। हमारा संविधान एक पहेली की तरह है जिसके सारे हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक साथ देखना होगा, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 356। इसको ऐसे समझते हैं। आर्टिकल 365 जो है वो कारण बताता है। ये कहता है कि अगर कोई स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को नहीं मानता तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर माना जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 356 उस कारण का असर है। ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो उस फेलियर के आधार पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा सके। मतलब ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है, एक गिरा तो दूसरा भी गिरेगा। संविधान से जुड़ा एक और टॉपिक जो हमेशा चर्चा में रहता है वो भी एग्जाम में था, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 44 का हिस्सा है जो कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि शादी, तलाक और विरासत जैसे पर्सनल मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो। अब बात करते हैं एक और हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की जिसने इंडिया की डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी कहानी शुरू हुई 1988 में जब 61st अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इस एक अमेंडमेंट ने वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया और जब ये 1989 में लागू हुआ तो इसने लाखों नौजवानों के हाथ में वोट की ताकत दे दी, जिससे हमारी डेमोक्रेसी और भी ज्यादा मजबूत हो गई।
तो देखिए, संविधान देश का ढांचा तैयार करता है, लेकिन उस ढांचे में जान डालती हैं सरकार की योजनाएं। तो चलिए अब कुछ ऐसी वेलफेयर स्कीम्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हैं और शायद इसीलिए ये हर एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं। अगला सवाल था इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन के बारे में, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आखिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों ये योजना शुरू की गई थी? जवाब बहुत सीधा और पावरफुल है। देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। मतलब ये सिर्फ एक बैंक अकाउंट खोलने की बात नहीं थी। इसका मकसद था करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना और सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे उन तक पहुंचाना। और बात सिर्फ जनधन योजना की नहीं है। एग्जाम में पीएम किसान जैसी स्कीम्स के बारे में भी पूछा गया, जो किसानों को डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प देती है। फिर लखपति दीदी योजना, जो महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बना रही है। और नमस्ते योजना, जो सैनिटेशन वर्कर्स की सेफ्टी और डिग्निटी सुनिश्चित करती है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि एग्जाम सेटर्स चाहते हैं कि कैंडिडेट्स को समाज के हर सेक्शन के लिए चल रही स्कीम्स के बारे में पता हो। तो हमने स्पोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े सवाल देख लिए। अब वक्त है इन सभी डॉट्स को जोड़ने का। आखिर ये एग्जाम का पैटर्न हमें फ्यूचर की तैयारी के लिए क्या बड़े लेसन सिखा रहा है? तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि तैयारी का स्कोप बड़ा रखना होगा। स्पोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और वेलफेयर स्कीम्स ये वो पिलर्स हैं जिन पर आपकी सक्सेस टिकी है। और हाँ, ये भी याद रखना है कि ये अलग अलग सब्जेक्ट्स को रटने का खेल नहीं है। ये समझने का खेल है कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं और एक देश के तौर पर हमारी कहानी क्या कहते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये एग्जाम के सवाल सिर्फ हमारी मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये एक आईने की तरह हैं जो ये दिखाते हैं कि एक देश के तौर पर हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? हमारे चैंपियंस का सम्मान, हमारे संविधान का पालन और हमारे हर नागरिक का वेलफेयर। अगली बार जब कोई क्वेश्चन पेपर देखें तो सिर्फ जवाब नहीं, उसके पीछे छिपी ये कहानी भी ढूंढने की कोशिश जरूर करें। तो हमारे सामने है 18 दिसंबर 2025 को हुई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की पहली पाली के सवाल। अब देखिए, हम एक एक करके सवाल और उनके जवाब पढ़ सकते हैं, पर आज वो नहीं करेंगे। आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। ये सवाल हमारे लिए सुराग हैं और हमें ये पता लगाना है कि इन सुरागों के जरिए दिल्ली पुलिस अपने भविष्य के कांस्टेबलों में आखिर ढूंढ क्या रही है। यह सिर्फ एक पेपर का विश्लेषण नहीं, बल्कि परीक्षक के दिमाग को समझने की एक कोशिश है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग है। हम जवाबों से शुरू करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल क्यों पूछे गए। क्या वो सिर्फ रटने की क्षमता परख रहे हैं, या फिर उम्मीदवार की सोच, उसकी जागरूकता और मूल्यों को भी टटोल रहे हैं। हर सवाल के पीछे एक इरादा छिपा होता है और आज हम उसी इरादे की तह तक जाएंगे। तो हमारा पहला सुराग कहाँ से मिल रहा है? पहला सुराग हमें मिलता है खेल के मैदान से। एक सवाल पूछा गया कि 1951 में हुए पहले एशियाई खेलों में भारत की रैंक क्या थी। जवाब है दूसरी। भारत ने 15 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 51 पदक जीते थे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये तो 70 साल से भी ज्यादा पुरानी बात हो गई। आज के कांस्टेबल के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख या रैंक का सवाल नहीं है। ये सवाल किसी संगठन की जड़ों और गौरव से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस अपने आप में एक ऐतिहासिक संगठन है। वो ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं जो न केवल वर्तमान को समझें, बल्कि देश की विरासत का भी सम्मान करें। 1951 का वो एशियाई खेल आज़ाद भारत के लिए दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बनाने का एक बहुत बड़ा मौका था। ये जानना राष्ट्रीय गौरव से जुड़ने जैसा है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ जीके नहीं बल्कि एक तरह का वैल्यू टेस्ट भी है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है। स्रोत बताते हैं कि 2023 के एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहा, लेकिन उसने रिकॉर्ड 107 पदक जीते। तो परीक्षक शायद ये देखना चाहते हैं कि उम्मीदवार इस पूरी यात्रा को समझता है या नहीं। मतलब 1991 की शानदार शुरुआत से लेकर 2023 के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन तक। बिल्कुल, ये कहानी को पूरा करता है। और देखिए, अगला एशियाई खेल 2026 में जापान में होना है, जो 1951 में पहले स्थान पर था। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ अलग अलग तथ्य नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है। चलिए, खेल का एक और सुराग देखते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी IAAF
जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स कहते हैं। हाँ, वर्ल्ड एथलेटिक्स। उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जवाब है स्टॉकहोम, स्वीडन में 1912 में। फिर वही सवाल, 100 साल से भी पुरानी जानकारी आज क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि ये वैश्विक संरचना को समझने के बारे में है। एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, विदेशी एथलीटों की सुरक्षा और वैश्विक नियमों से जूझना पड़ सकता है। ये सवाल ये परखता है कि क्या उम्मीदवार की सोच सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित है या वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य भी रखता है। ये जानना कि खेल की दुनिया को चलाने वाली संस्थाएं कहाँ से आईं, एक बड़ी तस्वीर को समझने में मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में हमारे पास एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, AFI, जिसका मुख्यालय दिल्ली में ही है। समझ गया। मतलब जड़ों को समझना जरूरी है, चाहे वो देश की हो या वैश्विक संस्थाओं की। अब कुछ ओलंपिक से जुड़े सवालों पर आते हैं। सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते? माइकल फेल्प्स, 23 स्वर्ण। 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 2, दोनों रजत, PV सिंधु और साक्षी मलिक। और भारत का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन कब रहा? 2021 टोक्यो ओलंपिक में 7 पदकों के साथ। इन तीनों सवालों को एक साथ देखिए। एक सर्वकालिक महान खिलाड़ी, हाल का एक प्रदर्शन और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ये दिखाता है कि परीक्षक ज्ञान की पूरी रेंज को परख रहे हैं। शिखर क्या है, हालिया स्थिति क्या है और हमारा सर्वश्रेष्ठ क्या रहा है। यह एक तरफा तैयारी नहीं बल्कि 360 डिग्री जागरूकता की मांग करता है। और इस 360 डिग्री जागरूकता की गहराई देखिए। एक सवाल यह भी था कि महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? इसका जवाब है 1932। ये तो बहुत ही बारीक जानकारी है। हाँ, और ये हमें एक और पैटर्न दिखाता है। परीक्षक न केवल हाल की घटनाओं और बड़े रिकॉर्ड्स में रुचि रखते हैं, बल्कि वे ऐतिहासिक मील के पत्थर भी जानना चाहते हैं। ये दिखाता है कि खेल का ज्ञान सतही नहीं बल्कि गहरा होना चाहिए। इसी में एक और तथ्य जोड़ लीजिए जो स्रोत में है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक जीते हैं। ये सब हमारे खेल इतिहास की नींव है। तो खेल के इन सुरागों से ये साफ है कि वे एक ऐसा कांस्टेबल चाहते हैं जो देश के गौरवशाली इतिहास का सम्मान करता हो, वर्तमान उपलब्धियों से वाकिफ हो और वैश्विक संरचना की समझ रखता हो। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मानसिकता की परख है। बिल्कुल। और खेलों में हमने देखा कि नियमों की समझ और ऐतिहासिक प्रदर्शन दोनों कितने जरूरी हैं। यही सिद्धांत और बड़े पैमाने पर लागू होता है जब हम देश चलाने वाले नियमों की बात करते हैं, यानी हमारा संविधान, राज व्यवस्था के सवाल इसी गहरी समझ को परखते हैं। सही पकड़ा आपने। राज व्यवस्था का एक सवाल तो बहुत ही पेचीदा था। अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे अनुच्छेद 356। लेकिन यहीं पर परीक्षक ने एक जाल बिछाया था। जवाब अनुच्छेद 356 से ज्यादा गहरा है। स्रोत के अनुसार अनुच्छेद 365 ये कहता है कि अगर राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जा सकता है और इसी विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 लागू होता है। अच्छा, तो 365 कारण बनता है और 356 उसका परिणाम है। एकदम। ये सवाल दिखाता है कि उन्हें सतही नहीं बल्कि सटीक और गहरी जानकारी चाहिए। वाह, ये तो वाकई एक सूक्ष्म बिंदु है। एक और सवाल था जिसने भारतीय लोकतंत्र को बदल दिया। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन से की गई? जवाब है 61वां संशोधन 1988। लेकिन यह सिर्फ एक नंबर का सवाल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये सवाल ये परख रहा है कि क्या उम्मीदवार लोकतंत्र के विकास के बड़े पड़ावों को समझता है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने रातों रात करोड़ों युवाओं को वोटिंग का अधिकार दे दिया। राजीव गांधी सरकार का ये कदम सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी। इस तरह के सवाल ये देखते हैं कि आप कानून के पीछे के इरादे और उसके प्रभाव को समझते हैं या नहीं। और एक सवाल था संविधान के स्रोतों पर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का विचार कहां से लिया गया है? जवाब है जर्मनी के वाइमार संविधान से। हाँ, लेकिन इसके आगे की जानकारी और भी महत्वपूर्ण है जो स्रोत में दी गई है। सवाल उठता है कि क्या सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं? शायद हाँ। नहीं, और यहीं पर एक अच्छे उम्मीदवार की पहचान होती है। अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
अच्छा, तो मतलब पूरी तरह से अधिकार खत्म नहीं होते। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, जीने का अधिकार और अपराधों से संरक्षण का अधिकार हमेशा बना रहता है। ये तो संविधान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। बिल्कुल। और ये प्रावधान 44वां संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ये जानना दिखाता है कि आप नागरिक अधिकारों के महत्व को कितनी गहराई से समझते हैं। एक पुलिस कांस्टेबल के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि उसकी शक्ति की सीमाएं क्या हैं, खासकर मुश्किल समय में। इसके अलावा कुछ और सीधे सवाल भी थे, जैसे संघवाद की विशेषता क्या नहीं है। जवाब था एकल नागरिकता। या राष्ट्रपति की शक्ति क्या नहीं है। जवाब था कानून का मसौदा तैयार करना। हाँ, ये बुनियादी हैं लेकिन जरूरी हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि उम्मीदवार को भारत की शासन प्रणाली की मूलभूत संरचना पता है कि शक्तियां कैसे बटी हुई हैं और किसका क्या काम है। कुल मिलाकर राज व्यवस्था के सवाल एक ऐसे कांस्टेबल की तस्वीर पेश करते हैं जो कानून का अक्षरशः पालन करने के साथ साथ उसकी आत्मा को भी समझता है। तो देश के फाउंडेशनल रूल्स यानी संविधान को समझने के बाद अब उन योजनाओं पर आते हैं जो आज के भारत को चला रही हैं। एक बहुत ही चर्चित विषय पर सवाल था, यूसीसी का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो आसान था। हाँ, लेकिन सवाल सिर्फ मतलब तक सीमित नहीं था। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसका जिक्र अनुच्छेद 44 में है और उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ये दिखाता है कि परीक्षक केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक और समसामयिक पहलुओं को भी परख रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या उम्मीदवार खबरों से अपडेटेड है या नहीं। और इसी तरह नई भारतीय न्याय संहिता BNS पर भी सवाल था कि अपराधी कौन है। जवाब है कोई भी व्यक्ति जो अपराध को अंजाम देने में किसी भी तरह से शामिल होता है। ये एक पुलिस कांस्टेबल के लिए तो बहुत ही सीधी और जरूरी जानकारी है। बिल्कुल। और योजनाओं के सवालों में एक और पैटर्न देखिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य पूछा गया, हर परिवार को बैंक खाता देना। और PM किसान योजना में मदद कैसे दी जाती है ये पूछा गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए। हाँ, तो मतलब सिर्फ योजना का नाम रटना काफी नहीं है। उसका मकसद क्या है, जैसे वित्तीय समावेशन, और वो काम कैसे करती है जैसे DBT, ये समझना जरूरी है। सही पकड़े। ये दिखाता है कि वे एक ऐसे कांस्टेबल की तलाश में है जो जमीनी हकीकत को समझता हो। उसे पता होना चाहिए कि सरकारी मदद अब सीधे लोगों के खाते में जाती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। ये आधुनिक शासन, मॉडर्न गवर्नेंस की समझ है। और कुछ योजनाएं तो समाज के खास वर्गों पर केंद्रित थी, जैसे लखपति दीदी योजना, जो स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए है, या नमस्ते योजना, जिसके तहत सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट दी गई। इस पर तो ये भी पूछा गया कि ये किट किसने बांटी। जवाब था केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये विस्तार पर ध्यान देने की क्षमता को परखता है। एक कांस्टेबल को अपनी बीट में ये पता होना चाहिए कि कौन सी योजना चल रही है, उसका लाभार्थी कौन है और कौन सा मंत्रालय या अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है। ये व्यवहारिक ज्ञान है। और अंत में एक ऐतिहासिक सवाल जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये सवाल हमें वापस उसी थीम पर ले जाता है जिससे हमने शुरुआत की थी, अपनी जड़ों और अपनी विरासत को जानना। बिल्कुल। तो योजनाओं और जागरूकता के इन सवालों से साफ है कि वे एक ऐसा कांस्टेबल चाहते हैं जो सिर्फ कानून व्यवस्था न देखें बल्कि समाज कल्याण की योजनाओं के बारे में भी जागरूक हो, आधुनिक तकनीक को समझता हो और देश के वैज्ञानिक विकास की नींव का सम्मान करता हो। तो हमने इतिहास देख लिया, नियम कानून समझ लिए और आज की योजनाएं भी देख ली। लेकिन एक अच्छा कांस्टेबल सिर्फ इतना ही नहीं होता, उसे समाज की कला और संस्कृति की समझ और कुछ व्यवहारिक कौशल भी आने चाहिए। अगला खंड इसी बारे में है। हाँ, क्योंकि पुलिस का काम लोगों से जुड़ा है और लोग अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। सवाल था सत्तरिया और ओडिसी नृत्य के बारे में। सत्तरिया असम का और ओडिशा उड़ीसा का? हाँ, ये तो सीधा जवाब है। ये तो सीधा सवाल लगता है। इसमें क्या खास बात है? खास बात वर्गीकरण के एक सूक्ष्म अंतर में छिपी है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है। संगीत नाटक अकादमी भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। अच्छा। लेकिन संस्कृति मंत्रालय 6 नृत्य को भी शामिल करता है, जिससे उनकी सूची में 9 नृत्य हो जाते हैं। ये एक बहुत बारीक अंतर है, लेकिन ये दिखाता है कि परीक्षक चाहते हैं कि उम्मीदवार जानकारी को सिर्फ एक स्रोत से ना लें, बल्कि उसकी बारीकियों को भी समझें। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब सच हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है।
और अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे कई लोग सबसे आखिर में देखते हैं, गणित और कंप्यूटर। स्रोत में लिखा है कि गणित में प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज से सवाल थे। ये तो काफी सामान्य है। सामान्य जरूर है, लेकिन ये एक कांस्टेबल के दिन प्रतिदिन के काम के लिए जरूरी है। एफआईआर लिखते समय, चालान काटते समय या किसी मामले की जांच करते समय बुनियादी गणित की जरूरत पड़ती ही है। और कंप्यूटर के बारे में क्या? स्रोत कहता है कि एमएस वर्ड और एक्सेल से स्टेटमेंट आधारित प्रश्न थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सवाल सिर्फ यह नहीं था कि सेव का शॉर्टकट क्या है। सवाल ज्यादा व्यवहारिक थे। जैसे स्रोत के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाल कुछ ऐसा रहा होगा, अगर आपको एमएस एक्सेल की एक शीट में 100 लोगों के फोन नंबर दिए गए हैं और आपको उनमें से डुप्लीकेट नंबर खोजने हैं, तो आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? ओह अच्छा, तो ये रट्टा मारने वाला सवाल नहीं है, ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सवाल है। ये जानना कि काम को जल्दी और सही तरीके से कैसे किया जाए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वे एक ऐसे कांस्टेबल की तलाश में है जो दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट भी बना सके, डेटा को मैनेज कर सके, सिर्फ फील्ड पर ही काम ना करे। यह पुलिस की नौकरी की बदलती जरूरतों का सीधा संकेत है। वे एक स्मार्ट और कुशल कार्यकर्ता चाहते हैं। तो इस पूरी जासूसी का सार क्या निकलता है? इन सुरागों को जोड़ने पर हमारे सामने कैसे कांस्टेबल की तस्वीर उभरती है। हमने देखा कि यह परीक्षा सिर्फ एक सामान्य ज्ञान का टेस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोफाइल बना रही है। वे एक ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो अपनी जड़ों और इतिहास का सम्मान करता हो, चाहे वो खेल में हो या विज्ञान में, जो देश के संविधान की आत्मा को समझता हो, सिर्फ उसके शब्दों को नहीं, जो आज के कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत से वाकिफ हो, जिसे कला और संस्कृति की बारीकियां पता हो और जो आधुनिक दफ्तर के व्यवहारिक कौशल भी रखता हो। ये तथ्यों को रटने से कहीं आगे की बात है। ये अलग अलग जानकारी को आपस में जोड़ना और एक बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता है। 1951 के खेलों को 2023 के खेलों से जोड़ना या अनुच्छेद 365 को 356 से जोड़कर समझना। सही कहा। यह विश्लेषण दिखाता है कि तैयारी के लिए एक बहुत ही व्यापक और जुड़ी हुई सोच की जरूरत है। केवल तथ्यों का ढेर लगाना काफी नहीं है, बल्कि उनके बीच के संबंधों को समझना और वर्तमान संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता को जानना भी उतना ही जरूरी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह से इन परीक्षाओं में ऐतिहासिक ज्ञान और बिल्कुल नई घटनाओं का मिश्रण पूछा जा रहा है और जिस तरह व्यवहारिक कौशल पर जोर दिया जा रहा है, क्या ये इस बात का संकेत है कि तैयारी की रणनीति अब क्या पढ़ना है से बदलकर कैसे सोचना है की ओर बढ़ जानी चाहिए?